स्वागत है। आप पार्टी ये नाम है उस राजनीतिक पार्टी का जिसने अल्प समय में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान को कायम किया है। आप पार्टी जिसके दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 49 दिन तक रहे और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है जन लोकपाल बिल के कारण। ये जन लोकपाल बिल क्या है? जन लोकपाल बिल पारित होने में अवरोध क्यों आया? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति जैसे मध्य प्रदेश में है, क्या उसी तरह से आप पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में इन दिनों बन रही है या बनने की संभावना है? इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द बातचीत करने के लिए हमने आज बातचीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया है पिछले 1 वर्ष से दिल्ली में आप पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे आप पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता और इस समय मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति आपके मेंबर श्री इंद्रजीत सिंह को। इंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। सिंह साहब, मैं यहाँ से बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जबकि लोकसभा चुनावों की एक दरकार घोषित होती हुई सुनाई दे रही है, आप अपनी स्थिति को कहाँ पाते हैं? देशव्यापी राजनीति में एक शुद्धिकरण का जो महाअभियान आम आदमी पार्टी ने छेड़ा है, उसका प्रभाव असर मध्य प्रदेश के अंदर भी उसी रफ्तार के साथ में है। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और वंशवादी राजनीति, भ्रष्टाचारी राजनीति, कारपोरेटी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति को हम यहाँ पर भी चुनौती देंगे। जी, मध्य प्रदेश में आपके प्रत्याशियों को चयन करने का तरीका क्या होगा? जी, मध्य प्रदेश में आपके प्रत्याशियों को चयन करने का तरीका क्या होगा? आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक पूरी प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया हमने घोषित की है और उसमें खुले हृदय से हमने सभी लोगों से, ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी में नहीं भी हैं उनसे और पार्टी के लोगों से भी हमने एक प्रारूप पे नाम आमंत्रित किए हैं। बहुत सारे हमारे पास में इस तरीके के फॉर्म आए हैं। लगभग 400 से ऊपर जो प्रत्याशियों के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने वाले लोगों ने अपना प्रस्ताव भेजा है पार्टी के पास में। एक स्क्रूटनी कमेटी है, वो उसके ऊपर अपनी जांच कर रही है और उनमें से कुछ लोगों के इंटरव्यू जो हैं वो हो चुके हैं भोपाल में और उचित समय पे उचित जो प्रत्याशी के रूप में होंगे उनके नामों की घोषणा केंद्रीय समिति दिल्ली से करेगी। ऐसा कहा जा रहा है इन दिनों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या ऐसे ही राजनीतिक दलों द्वारा कि आपका जो समूह आया ये एक अनगढ़ लोगों का संगठन था, इसलिए मात्र 49 दिन में ही अपने वादों को केजरीवाल सरकार पूरा नहीं कर पाई और कहीं इसी बोझ के कारण वो ढह गई। आप कितना सहमत हैं इन आरोपों से? ऐसा कहा जा रहा है इन दिनों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या ऐसे ही राजनीतिक दलों द्वारा कि आपका जो समूह आया ये एक अनगढ़ लोगों का संगठन था, इसलिए मात्र 49 दिन में ही अपने वादों को केजरीवाल सरकार पूरा नहीं कर पाई और कहीं इसी बोझ के कारण वो ढह गई। आप कितना सहमत हैं इन आरोपों से? मुझे लगता है अगर सरकार चलाने में, दाव पेच में, खरीद फरोख्त में माहिर होने को ही अगर माहिर होना माना जाता है तो हाँ, हम कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम अनगढ़ हैं और ये अनगढ़ होना देश के लिए फायदेमंद है, लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। हमने पिछले 49 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार के मार्फत जो काम आम आदमियों के लिए किए हैं वो उसकी मिसाल देश भर में और किसी दूसरी सरकार की नहीं दिखाई देती है। दिल्ली के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सरकारें बनी थी और उनके कामकाज की तुलना अगर दिल्ली सरकार के कामकाज से करें तो ये बात बहुत स्पष्टता से सामने आ जाती है कि हमने आम आदमियों के लिए जो वादे किए थे उनको पूर्ण रूप से लागू करने में हमने अपने 24 घंटे लगाए और जहां तक बात है सरकार जाने की तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट कमिटमेंट है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए और जन लोकपाल उसके लिए हमें लगता है कि बहुत जरूरी है। जन लोकपाल के लिए हम सरकार क्या और भी बड़ी कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। इंद्र भाई, आप भ्रष्टाचार
मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन देखने में यह आया कि आपकी ही पार्टी से अन्ना हजारे और किरण बेदी जैसे नाम कहीं कहीं धीरे धीरे दरकिनार होते चले गए। और पिछली 9 तारीख को, पिछले महीने 9 फरवरी को ही किरण बेदी ने ट्वीट किया, जिसमें यह लिखा कि जन लोकपाल बिल जो है वो जानबूझकर विधानसभा की दिल्ली की गतिविधियों को पैदा करने वाला गतिरोध है और शायद उसी के परिणाम स्वरूप ये सरकार गई है। आप किरण जी की इस बात का क्या उत्तर देना चाहेंगे? अन्ना जी और किरण जी पार्टी में कभी नहीं रहे। अन्ना जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि जो मुद्दे अन्ना जी हमेशा अपने आंदोलन के माध्यम से उठाते रहे, उन सारे मुद्दों को, चाहे वो स्वराज की बात हो, जन लोकपाल की बात हो, हमारी पार्टी के कोर एजेंडे में है। किरण जी ने जो अभी बात रखी है वो उनका निजी विचार है। उसके संबंध में मेरा शायद कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं है। फिर भी मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जन लोकपाल जो कानून है भ्रष्टाचार के लिए जो दिल्ली में हमने प्रस्तुत किया था, अभी वर्तमान में लोकायुक्त का कानून जो वहाँ दिल्ली में है वो बहुत अपर्याप्त है, उसका कोई बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है वो। और हमें लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा कानून होना चाहिए था, और अगर इस बात से किसी को असहमति है तो फिर मैं शायद इस पे कुछ ना कहना ही उचित है। जी जी, सामान्यतः इंद्र भाई होता यह है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसे अपने रीजन के, अपने प्रदेश या अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को संभालने की उसकी महती जिम्मेदारी होती है। यदि वो खुद ही सड़क पर आकर धरना करने लगे, आंदोलन करने लगे, नारे लगाने लगे, तो फिर उस रीजन की व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त रह सकती? केजरीवाल जी ने कई मुद्दों को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में यही किया। आप क्या सोचते हैं इस संदर्भ में? लोकतंत्र वर्सेस अराजकता, हमें लगता है कि नई परिभाषाएं देने की जरूरत है। संसद के अंदर पिछले दिनों जो हुआ, मिर्ची का पाउडर छिड़का गया, माइक तोड़े गए, चाकू निकाले गए, अगर उसको लोकतंत्र कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि हमें फिर से लोकतांत्रिक परंपराओं और आदि जो बातें, जो बड़े बड़े जुमले उछाले जाते हैं, उनके ऊपर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली में पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे वहाँ की स्थानीय जनता काफ़ी दुखी थी, और उसके ऊपर सही तरीके से कुछ काम होने की जरूरत थी। उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जब केजरीवाल थे तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें गृह मंत्रालय के सामने रखी थी, और एक चुनी हुई सरकार की बात का आदर करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन होने के बाद में भी पुलिस जो उनके अधीन में थी, तो गृह मंत्रालय को उन बातों को मानना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमें आंदोलन की तरफ जाना पड़ा। हमने पुलिस व्यवस्था के अंदर जो सुधार होना चाहिए था या जो उनको जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए था, उस बात को उठाने के लिए हम सड़क पर आए, आंदोलन किया। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार, अब तो खैर नहीं है, अगर सरकार होती और आगे भी अगर इस तरीके की हमें जरूरत पड़ती तो हम आंदोलन की तरफ जरूर जाएंगे। ये आंदोलन की तरफ आपके कदम बढ़ते रहेंगे, चाहे आप सरकार में ही क्यों न हो। आपको क्या लगता है कि भारत में इस समय जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी लड़ा पाएंगे, और क्या वे प्रत्याशी भी उसी तरह की घोषणा करेंगे जैसे दिल्ली के प्रत्याशियों ने की थी? मसलन यदि हम सत्ता में आते हैं तो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे, सरकारी निवास बहुत छोटा लेंगे, क्या ये बातें शेष भारत के प्रत्याशियों के लिए भी आप लागू करेंगे? बिल्कुल। अभी जो हमने उन सभी प्रत्याशियों से जो आवेदन मांगे थे, उस आवेदन में ही ये घोषणा पत्र उनकी तरफ से एक शपथ पत्र शामिल है, और उस शपथ पत्र को उन्होंने सभी ने पहले से ही, मतलब जो अभी पहले चरण की जो हमारी प्रक्रिया है प्रत्याशी चयन की, उसी में उन्होंने उस बात को शपथ पत्र के रूप में लिख के पार्टी को दिया है। और आम आदमी पार्टी वीआईपी जो कल्चर है, जो एक नासूर की तरह इस पूरे देश के अंदर, राजनीति के अंदर हावी हो गया है, हम उसका विरोध करते हैं। और निश्चित तौर पे हमारे चुने हुए सांसद भी कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। जो एक सामान्य जो घर होता है वो उसी में वो रहेंगे, और राजनीति को समाज सेवा के साधन के रूप में
हमारे सांसद हमारी पार्टी स्थापित करने के लिए प्रयास करें। आपकी पार्टी के सदस्य समाज सेवा को एक साधन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा आपका कहना है? राजनीति समाज सेवा। तो आज ही की घटना धनबाद बिहार में आप पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जो लड़े हैं, वो लड़ाई संसद में जो मिर्ची फेंकी गई उससे कतई कम नहीं, जिसका टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स पर प्रसारण हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी आ रही है? देखिए, संगठन के अंदर कई बार कुछ बातों को लेके मतभेद हो सकते हैं और इसमें भी कतई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। मतभेद होना कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक बात है और एक अच्छी बात है। अगर संगठन के अंदर कुछ लोग किसी विचार से सहमत नहीं है और वो अपने विचार रखना चाहते हैं तो विपरीत विचारों का भी स्वागत है। मगर जो घटना हुई है वो इस तरीके की घटनाओं का पार्टी में कतई कोई स्थान नहीं है। इसके संबंध में संज्ञान लेकर पार्टी की जो अनुशासन समिति है वो उचित कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध करेगी। जी, योगी विक्रम भाई, वहां पर जो हुआ है वो मतभेद नहीं है, क्योंकि वो उसमें हिंसा है, उसमें गाली गलौज है, उसमें मारपीट है जो सारा देश देख रहा है और उससे आप पार्टी की लोकप्रियता के ग्राफ पर भी कहीं और कहीं फर्क पड़ रहा होगा। किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा आपका संगठन उन लोगों के विरोध में? हाँ, सारी घटना की जानकारी पहले ले ली जाए और जिन भी लोगों ने इस तरीके का अगर उनका व्यवहार अमर्यादित है तो उस मर्यादित व्यवहार को संज्ञान में लेकर और उचित जो निर्णय है वो लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालने की भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान के इस समय प्रमुख हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर आपके उम्मीदवार दूसरे तीसरे स्थान पर रह सकते हैं? हम लड़ाई पहले स्थान के लिए कर रहे हैं जी। हम यहाँ पर भी चुनाव लड़ेंगे तो दिल्ली के प्रदर्शन को दोहराने के लिए लड़ेंगे जी। हालांकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारी तरफ से जो प्रयास हैं वो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए है और भविष्यवेत्ताओं की तरह मैं ऐसे कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी सीटों पे दूसरे या तीसरे स्थान पे रहेंगे। मैं इन सब पे मेरा यही कहना है कि हम ईमानदारी के साथ में एक स्वस्थ विकल्प, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विकल्प हम यहाँ पर जरूर देंगे और उसके लिए हम पुरजोर तरीके से यहाँ पर लड़ेंगे। विकल्प किसी का भी देने के लिए संकल्प की सबसे पहली जरूरत होती है। मध्य प्रदेश में आप पार्टी के प्रमुख 5 संकल्प क्या रहेंगे जो विकल्प बनकर सामने आएंगे? देखिए, केंद्रीय स्तर पे हमारा जो कोर एजेंडा है, जो मुद्दे हैं वो हमने बहुत स्पष्टता के साथ में सामने सभी के रखे हुए हैं, देश के सामने हैं। उसमें काफी चर्चा और बहस जारी है और हम चाहते थे कि इन मुद्दों के ऊपर, कोर मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक सख्त कानून, जन लोकपाल की बात है, स्वराज की बात है, जिससे कि लोगों तक वास्तविक नियंत्रण और निर्णय की क्षमता जो है लोगों तक पहुंचे। इसी तरीके का एक बिल हमने दिल्ली विधानसभा में भी रखने का हमारा विचार था, पूरा उसका ड्राफ्ट तैयार है। इसके साथ साथ में राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, किसानों के मुद्दे हैं और इसी तारतम्य में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमियों के हितों से जुड़ी हुई हैं। वो सारे मुद्दों के ऊपर बहस हो और इन्हीं मुद्दों के ऊपर देश का आम चुनाव हो। ये बहस हम मध्य प्रदेश के अंदर भी जारी रखेंगे और यहाँ पर भी यही सारे मुद्दे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आज की जो स्थिति है यहाँ पर विपक्ष शून्य प्रदेश सरकार भाजपा की है यहाँ पर, और जिस वजह से जो सरकार के ऊपर सरकार के जो कमियां हैं या जो वो नहीं कर रहे हैं या जो उनको करना चाहिए उसके लिए जो दबाव होना चाहिए वो कहीं पर दिखाई नहीं देता है। भ्रष्टाचार के संबंध में मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत पहले से ये बात जाहिर है कि बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके लोकायुक्त की जांच पेंडिंग है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अभी वर्तमान में जो व्यापम घोटाला है, परीक्षा घोटाला, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। कार्रवाइयां चल रही हैं, मगर जो मेन कर्ता धर्ता लोग थे, जैसा कि बताया गया कि मुख्यमंत्री निवास से, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगभग 100 से ज़्यादा फ़ोन कॉल किए गए, वो जांच में अभी तक कहीं नहीं आया।
किसानों की समस्याएं हैं, भूमि अधिग्रहण प्रदेश भर में चल रहा है जिसमें किसानों की सिंचित जमीनें छीनी जा रही हैं, ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। आपने व्यापम की बात कही, तो न्यायालयीन तरीके से आप पार्टी व्यापम को और अधिक एक्सपोज करने का काम क्यों नहीं करती? हमारे साथ में, पार्टी के साथ में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से और अन्य तरीके से सूचनाओं को एकत्रित करके इस पूरे मामले को उन्होंने उठाया है और वो इस पर सतत रूप से काम करते आ रहे हैं। जी, दिल्ली के फलक पर और कमोबेश देश के फलक पर भी पिछले 1.5-2 साल से आपकी पार्टी जो सक्रिय है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी अनुपलब्धि इस समय क्या मानते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज युवाओं से लेके बुजुर्गों तक देश के मुद्दों के ऊपर, देश के वास्तविक मुद्दों के ऊपर हम बहस को केंद्रित कर पाने में सक्षम हुए हैं। आज जो कोर मुद्दे हम उठाते रहे हैं उनको दूसरी परंपरागत राजनीतिक पार्टियों को उन पर बात करने के लिए हमने मजबूर कर दिया। और नंबर एक चीज, और नंबर दूसरी चीज कि आज राजनीति का जो गिरता हुआ स्तर था उसको हमने थामा और उसको 5-10 इंच ही सही हम ऊपर उठा पाने में सक्षम हुए। 2 बड़ी हमारी उपलब्धि हैं, वोट परसेंटेज, सीटें, मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना, सरकार बनना गिरना, आदि आदि चीजें दूसरे लोग उसका मूल्यांकन करते रहेंगे, मगर हमारा जो मूल्यांकन है वो इन 2 बिंदुओं के आधार पर है। नंबर एक चीज कि मुद्दों को हमने केंद्रीय राजनीति में स्थापित किया, और दूसरा कि ये सारा जो चल रहा था राजनीति के अंदर, जो गिरावट आ रही थी, उसको हमने थामते हुए उसके स्तर को ऊपर उठा पाने में हम सक्षम हुए। जी, और अनुपलब्धि कुछ भी नहीं है, इसका विश्लेषण आप सब लोग करें। तो आपका अपना विश्लेषण होना चाहिए। क्या यह अनुपलब्धि नहीं है कि दिल्ली की जनता ने हमें सरकार बनाने का आदेश दिया और किन्हीं भी कारणों से हो हम जनता के उस आदेश का पालन न कर पाए? हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हम इस तरीके से देखते हैं कि क्या सिर्फ सरकार चलाना ही महत्वपूर्ण है, या सरकार चलाते हुए कुछ डिलीवर कर पाने की, कुछ दे पाने की जो हमारा जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए हम सरकार में आए थे, वो हम पूरा करें। हमने घोषणा पत्र से लेके वो तमाम जो हमारे सरकार बनाते समय हमने 18 जो मुद्दे रखे थे उसमें जन लोकपाल और स्वराज के लिए हमने बहुत प्रमुखता से वो बातें रखी थी, और अगर वो करने के लिए हमारे पास में दिल्ली विधानसभा के अंदर मौका नहीं मिलता है तो इस तरीके से सिर्फ सरकार चलाना शायद वाजिब नहीं होता। और हमने फिर से जनता के बीच में जाकर जन लोकपाल के लिए और स्वराज के कानून के लिए पूरे समर्थन के साथ में वापस आने का रास्ता चुना है। हम वापस वहाँ पर पूरे बहुमत के साथ में आएंगे और फिर से हम वो जो वादे हमारे थे उनको जो हमने अभी तक पूरे किए हैं उसको आगे कैरी ऑन करेंगे, और इन 2 मुद्दों के ऊपर भी हम अच्छा काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इंद्र भाई कि ये जो सरकार गिरी है, दिल्ली में इस्तीफा दिया गया है, उसमें आपके नेता केजरीवाल साहब की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण ये बली हुई हो? केजरीवाल जी का जहाँ तक पूरे जीवन को अगर देखा जाए तो उनका हर एक दिन और दिन का हर एक घंटा, हर एक घंटे का हर एक मिनट देश समाज के लिए समर्पित है, और उनका जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट की तुलना अभी वर्तमान राजनीतिक फलक पे ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जिससे की जा सके। तो सरकार में रहते हुए और सरकार में ना रहते हुए भी उनका हर एक मिनट देश समाज के लिए समर्पित है, और हम पूरे देश भर में इन सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर हम एक जो बड़ा मिशन देश में राजनीति में परिवर्तन का आम आदमी पार्टी ने छेड़ा है उसको पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाएंगे। जी, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया केजरीवाल जी के संबंध में इंद्रजीत भाई कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि जब कानून बनाने का और उसको लागू करने का निर्णय संसद के ही पास है तो फिर देश की जनता अब हमें संसद में भेजे। इससे कहीं और कहीं ये झलकता है कि अब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट से?
नहीं, हमने तो कहीं पर भी, हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से ऐसा नहीं कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जब कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है तो अब फिर जनता हमें संसद में ही भेजे। ठीक बात है ना जी, क्योंकि दिल्ली के अनुभव से एक बात सामने आई सभी के कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो वहां पर दिल्ली की जनता के लिए, 1.25 करोड़ जनता के लिए कुछ तय कर सके। तो उनका बिल्कुल कहना ठीक है कि अगर इसी तरीके की अगर व्यवस्था है तो संसद में आम आदमी की शक्ति अब संसद में पहुंचेगी और वहां पर भी जो इस तरीके का जो एक तंत्र में जो सुधार के लिए जो कानूनों की आवश्यकता है, हम वहां से उसको लागू कराएंगे। जी, तो प्रबुद्ध दर्शकों, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री इंद्र विक्रम सिंह से हम इस समय बातचीत कार्यक्रम में बात कर रहे थे। इंद्र भाई, आपने चूंकि हमारे बातचीत कार्यक्रम की एक समय सीमा है और इस समय सीमा के तहत आपने हमारे लगभग 1 दर्जन सवालों के जो जवाब दिए, फैसला जनता करेगी वो उन्हें कितने पसंद आए या न पसंद आए। सामने लोकसभा का चुनाव दस्तक दे ही रहा है। हम तो फिलहाल इतना ही कहेंगे कि जिसके सपनों में भी इस देश की उन्नति का सपना पैबस्त हो, वो सपना साकार हो। बस इतना कहते हुए आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।